नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रदीप कुमार चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जो है संकल्प क्लासेस एमएसपी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं जो है शिक्षक ग्रेड थर्ड, अगर हम बात करेंगे रीट लेवल सेकंड जो एग्जाम जो है, जो कि जनवरी माह में प्रस्तावित है, इस विषय को लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूं, आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जनवरी माह में एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम का आयोजन हुआ जा रहा है और जिसमें बहुत ज्यादा पद है, इतने ज्यादा पद हैं कि निकट भविष्य में शायद ही शिक्षक भर्ती में इतने अधिक पद आए। तो विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि जो रीट जो है लेवल 2 में फर्स्ट जो एग्जाम है आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, और क्वालिफाई करने के बाद जनवरी माह में आपको रीट मेन एग्जाम में बैठना है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत गोल्डन चांस है। और आप लोगों ने जो एग्जाम है, एग्जाम की रूपरेखा तैयार कर ली होगी, आपने योजनाएं बनाई होगी और योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप लोगों ने किया होगा। और इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है एक है टीचर डे, अगर हम बात करते हैं 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हम लोगों ने आप विद्यार्थी हित को सर्वोपरि मानते हुए या विद्यार्थी हित को महत्व देते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। और ये जो हमारा प्रयास जो किया गया है ये संकल्प क्लासेस एमएसपी के माध्यम से किया गया है। और ये प्रयास क्या है आपको बताएं, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए शिक्षक ग्रेड थर्ड साइंस लेवल 2 हेतु आपके लिए एक सिलेबस जो है हम लोगों ने लॉन्च किया, एक पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं, क्योंकि शिक्षक दिवस से पहले अगर आप ये जो पाठ्यक्रम है अगर आप ये लेते तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी जो रेट थी लगभग 5,000 रुपए के आसपास। परंतु शिक्षक दिवस है, इस अवसर पर हम लोग आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि टीचर डे पे आप लोगों को जो है सिलेबस पर, जो हमारा नया सिलेबस हम लोगों ने लॉन्च किया है, इस सिलेबस पे आपको 50% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अर्थात यदि जो है 5 या 6 सितंबर तक अगर आप ये जो हमारा नया जो पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ है, अगर आप इसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या खरीदते हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो है मात्र जो पे करना होगा वो है मात्र 2,499 न्यूनतम जो है फीस पर आपको ये पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में आपको बताएं विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है रीट सेकंड जो अगर हम बात करेंगे लेवल जो सेकंड है मेन एग्जाम है, इसके लिए पाठ्यक्रम जो है जारी किया जा चुका है। और जनवरी माह में ये जो एग्जाम है प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए ये देखिए, जनवरी माह में जो रीट लेवल 2 का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको कुछ जो है आपका जो फैक्ट अगर हम तैयार करेंगे, कुछ जो हमारी जो प्लानिंग है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो विद्यार्थियों आपको पता ही है, यहां आप देखें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम करेगा उसमें जो परीक्षा जो होगी वो होगी 300 अंकों की। और आपको बता दें सभी के लिए परीक्षा के लिए जो एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर जो है आयोजित किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो रहेगी लगभग 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का क्या रहेगा पेपर है आप लोगों को जो है दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न पत्र में कुल जो है एग्जाम में जो टोटल जो क्वेश्चन है उनकी जो संख्या रहेगी वो रहेगी 150। और सारे जो प्रश्न जो रहेंगे एमसीक्यू बेस पे, या फिर अगर हम बात करेंगे बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो रहेंगे। अब देखो विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ रीट लेवल सेकंड की अगर बात करेंगे, इसमें जो मेन जो एग्जाम है इसमें 2 चीजों की भूमिकाएं हैं, महत्वपूर्ण है। एक तो हम बात करते हैं जैसे यहां पे 80 अंक का अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा ये जो विषय रहेगा। और इसमें जो भूगोल जो है अगर हम बात करेंगे, ये जो भूगोल जो आएगी तो इसमें भूगोल में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे भौगोलिक स्वरूप है, मानसून है, तंत्र है, जलवायु है, राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव है, राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, जनसंख्या है, उसके बाद ऊर्जा है, पर्यटन स्थल है। ये कुछ टॉपिक जो हैं आप लोगों को जो है निश्चित रूप से आप लोगों को जो है प्रतिस्पर्धा में रखेंगे। तो सीधी सी बात है, राजस्थान जीके जो है आपको एक गहनता के साथ क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आपको जो है विषय की है मायने तक समझनी होगी, आपको गहराई तक अध्ययन करके और जो प्रश्नों को समझना होगा। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो रहेगी वो आपको बता दूं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में आपको बता दूं 80 अंक का जो है वो है भूगोल। इसी प्रकार से इतिहास और संस्कृति, अगर इसकी बात करते हैं, इतिहास संस्कृति
इसमें अगर बात करेंगे तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जो हैं, जैसे कालीबंगा है, आर्ड है, गणेश्वर है, बैराट है, बाराथल है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा आ गया, आपके स्मारक है, बावड़ियां हैं, जो हैं हवेलियां हैं, इनके बारे में, हमारी सांस्कृतिक परंपरा विरासत संबंधित कुछ क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद हम बात करेंगे प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, ये कुछ टॉपिक हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अब देखिए यहां पे जो है शैक्षिक प्रदर्शन में बात करेंगे, निःशुल्क और जो है शैक्षिक प्रदर्शन से शिक्षण है, शिक्षण के नवाचार है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय, अगर टॉपिक जो आजकल जो चर्चा में रह रहा है, एग्जाम में बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो आ गया कौन सा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो है कंपटीशन में आपको निश्चित रूप से क्या करवाएगा, लीड करवाएगा। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भूमिका है, एक तो है राजस्थान जीके की, और दूसरी अगर हम बात करेंगे कौन सा आ गया आपका सब्जेक्ट, आपके जो मैथ साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो आप लोग जो है मैथ्स आपको पढ़नी होगी, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना होगा, साइंस जो है वो भी आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था जो है गणित और विज्ञान, रीट लेवल थर्ड अगर हम बात करेंगे, रीट लेवल सेकंड अगर हम बात करेंगे, थर्ड ग्रेड जो है अगर उसकी हम बात करेंगे, अगर नियुक्ति अगर आपको लेनी है तो ये दो विषयों पे दारोमदार ज्यादा आ जाता है। आप लोगों को दो विषयों में जो है गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, और ये है आपका एक तो कौन सा गणित और दूसरा हो गया कौन सा विज्ञान। और जैसा कि मैंने बताया कि जो है गणित के साथ साथ विज्ञान, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है जिसमें सहजता से जो है विद्यार्थी हैं अच्छा स्कोर कर लेते हैं, वो है कौन सा, विज्ञान। और विज्ञान में भी यहाँ तीन जो है फील्ड आ जाते हैं। एक तो है कौन सा, जनरल साइंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो आ जाता है कौन सा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके कौन सा, फिजिक्स है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा विषय जो मेरा विषय है, जो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ, और वो है आपके जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी में है पोर्शन। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो साइंस है, साइंस से तीन पोर्शन हो गए, और तीन पोर्शन में हो गया आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और मैं आप लोगों के बीच में जो है रूबरू हुआ हूं वो है जीव विज्ञान को लेकर। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो रीट लेवल सेकंड है, अगर हम इस बात करेंगे, जो एग्जाम है उसमें आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में, जैसे पहले अगर हमको बात करेंगे 2011 से रीट का आयोजन किया जा रहा है, 15 है, 17 है, 21 है, ये जो है, तो जितनी भी बार जो है रीट का आयोजन किया गया है, और रीट के एग्जाम में जो बायोलॉजी फील्ड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जो है आज मैं आपको निश्चित रूप से उनके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, उनके बारे में आप लोगों से विस्तृत चर्चा करूंगा। तो विद्यार्थियों, जीके का जो है दमदार भूमिका रहेगी, निश्चित रूप से आपको जीके तो तैयार करना ही है, परंतु आप लोगों को जो लीड दिलवाएगा वो रहेगा आपके कौन सा, मैथ और जो है साइंस। और साइंस में आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, जैसे जो है बायो फील्ड के जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे, मैथ फील्ड के जो स्टूडेंट है वो भी बैठेंगे। दोनों के लिए ये जो है एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना प्रयास है करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहां आप ये देखें, ये देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी फील्ड जो है आप लोगों को जो है इसमें जो क्वेश्चन जो आएंगे वो आप लोगों को निश्चित रूप से जो है कंपटीशन में लीड दिलवाएंगे, अच्छे सर्वोत्तम अंक दिलवाएंगे। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बायोलॉजी में अगर बात करता हूं, पहले बात करता हूं सेल स्ट्रक्चर एंड जो इसके फंक्शन, कोशिका संरचना एवं कार्य। निश्चित रूप से तीन प्रकार के क्वेश्चन जो है अपनी बायोलॉजी में सेल से पूछे जाते हैं। पहला, खोजकर्ता कौन है, नामकरण कौन, खोजकर्ता या नामकरण, डिस्कवर किसने किया, नोमेनकल्चर किसने किया है। उसके बाद अगर बात करें इसके निकनेम, उपनाम क्या क्या है, और तीसरा जो आता है इसके कौन से फंक्शन। तो अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो सेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेल का है, उस सेल में जो है आपको जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है, अच्छा इसके बाद हम कहते हैं जैसे ईआर आ गया, अंतर्द्रव्य जालिका आ गई, इसके बाद गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, इसके बाद हम करते हैं जैसे अगर बात करें सेंट्रोसोम है। ये सारे के सारे कोशिकांग हैं, इन कोशिकांग के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा।
बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद करते हैं उत्तक। पादप उत्तक है, जंतु उत्तक है, सरल और जटिल उत्तक है। अगर हम बात करेंगे टिश्यू जो है, टिश्यू है, टिश्यू के प्रकार आपको यहाँ पे 2 लेवल के पढ़ने होंगे। तो कौन सा क्या, प्लांट टिश्यू पढ़ना है, एक एनिमल टिश्यू पढ़ना है। इसके अलावा सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की जो टिश्यू है वो भी जो है एक डिस्क्रिप्टिव तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छे लेवल से आप लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम की अगर हम बात करेंगे, जैव प्रक्रम में जो आता है कौन सा, पोषण है, शोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सारे टॉपिक आपको। तो एनिमल जो, अगर एनिमल की बात करेंगे, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये टॉपिक आप लोगों को क्या होगा, पढ़ना है। इसी प्रकार से पादपों में पोषण, पादपों में शोषण और उत्सर्जन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होगी। इसके बाद आता है आपके कौन सा, नियंत्रण समन्वय। नियंत्रण समन्वय में अगर हम बात करेंगे, जैसे ब्रेन है, ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पाइनल कोड है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा CNS है, ANS है, PNS है, यानी तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें से जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या फिर नर्व सिस्टम जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कौन सा, जीवों में जनन जो है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है, दोनों प्रकार के जनन है आप लोगों को पढ़ने हैं। और उसके बाद आते हैं हार्मोन की भूमिका, और हार्मोन की भूमिका में पादप हार्मोन को भी आपको पढ़ना होगा, और जंतु जो हार्मोन है वो भी आप लोगों को पढ़ना होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, अच्छा कहाँ कहाँ पाई जाती है, अच्छा हार्मोन जो है, हार्मोन की कमी से कौन से रोग हैं, अधिकता से कौन से रोग हैं। तो मैन अगर हम बात करेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रबलता जो बनती है ये तो हार्मोन है, हार्मोन की अधिकता से, एक हो गया हार्मोन की कमी से। कौन कौन से रोग जो होते हैं, डिसऑर्डर जो सीमित है, जो पूछे जाते हैं, वो हार्मोन की भूमिका से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक जो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था, सूक्ष्म जीव है, इससे फैलने वाले जो रोग हैं, सूक्ष्म जीवों हम बात करेंगे तो कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जीवाणु है, विषाणु है, इसके बाद आ जाता है प्रोटोजोआ है, कवक है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये कुछ जो है जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जो है, हेलमिंथेस जो है, ये सारे जो हैं डिजीज, इन लोगों को हम सारी जो डिजीज हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे संक्रामक रोग है, जितने भी संक्रामक रोग है उनके बारे में, क्या संक्रामक रोग क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, उनके जो है रोकने के उपाय क्या क्या है, इन बातों पे जो है आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं जैव रासायनिक चक्र, हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें हम बात करेंगे मेन जो आ जाता है वो कौन सा, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। इनसे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी बात, अच्छे 2 चक्र जो आते हैं वो तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस चक्र, इनसे जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपके आगे कौन सा, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग है। तो जैसे हम कहते हैं विटामिन की जो कमी है, विटामिन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा, विटामिन बी की कमी से कौन सा, C, D, E के विटामिन जो है आपको ये पढ़ना होगा। इसके अलावा जो है संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। तो अगर आप ये एक नजर अगर आप देखेंगे, ये एक आप ये देखेंगे कि रीट लेवल सेकंड अगर हम बात करें मेन एग्जाम में, बायोलॉजी का फील्ड है, काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। जो टॉपिक जो दिए गए हैं, एक संभावना बनती है, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है आराम से डिस्कवर कर लिया, देख लिया, इस पे अपना जो है एनालिसिस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि जो रीट में जो है मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन बायोलॉजी फील्ड से आएंगे वो आपके गलत होंगे। तो आप लोगों को एक बार ये देखना है। और उस समय भी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनवरी में है तो अभी हमारे बीच बायोलॉजी पढ़ने के लिए समय है। इस समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, ये जो टॉपिक है आप लोगों को इन टॉपिक की गहनता तक जाना है, और आप लोगों को MCQ क्वेश्चन जो है, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन लोगों को आप लोगों को वो देखना है। अच्छा विद्यार्थियों, ये तो ही बात किसकी, संकल्प क्लासेस में जो अभी पाठ्यक्रम ने लॉन्च किया है बायोलॉजी फील्ड में। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपको अच्छे लेवल के विद्यार्थियों, आप देखो प्रयास ये रहता है कि विद्यार्थियों को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में जो कंपटीशन का जो लेवल है उस लेवल तक आपको लेके जाएं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करवाएं, अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध करवाएं, ये प्रयास था। इसी प्रयासों की श्रृंखला में अभी जो है 2011 से लेकर 2022 तक अगर हम बात करेंगे, जो रीट जो एग्जाम आयोजित हुई है, और रीट एग्जाम में जो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं वो आप लोगों को मैं आज डिस्कस करवाऊंगा। तो आप देखें, ये शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करते हैं, ये है ही। हाँ, एक और बता दूं, इस बार जो टॉपिक जो जुड़ा है वो कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना जो तकनीक है उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसको भी आप जो है अन्यथा नहीं ले, इस पे भी आप थोड़ा गौर करें, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन भी सही होने जरूरी है। तो विद्यार्थियों, वापस जो है एक बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूं,
और आप जो 2011 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन जो आए हैं उन प्रश्नों पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपको मैंने जो क्वेश्चन सोल्व कराने का जो मेरा जो मकसद है वो है कि भाई जो प्रश्न है प्रश्न की गहनता को आप समझें। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके 2 ऑप्शन आपको क्या लगेंगे, एकदम नजदीक लगेंगे, लेकिन 4 ऑप्शन है उनको एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद आखिरी जो आपका डिसीजन है, आप जो ऑप्शन भरते हैं उसमें आप देखें। तो देखो पहला जो प्रश्न जो आ रहा है वो है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, केंद्रीय होती है, परिधि होती है, आधारी होती है या कहीं भी होती है। तो हम बात करें, देखो पादप कोशिका पूछ रहे हैं, मेन जो है कौन सी है, पादप कोशिका। और पादप कोशिका में जो केंद्रक जो होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो होती है कहां, परिधि है। तो पादप कोशिका में केंद्रक जो पाया जाता है कहां पाया जाता है, परिधीय भाग में क्या होता है, पाया जाता है। दूसरा जो प्रश्न अगर आप देखेंगे जो दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे, केंद्रक दे रखा है, केंद्रिका दे रखा है, गोल्जी बॉडी दे रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल अगर हम बात करेंगे तो पूरी कोशिका को एनर्जी जो उपलब्ध करवाता है, एटीपी के रूप में जो एनर्जी देता है। और ये जो कोशिका का शक्तिग्रह है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, एटीपी जनरेट करती हैं, बायोकरेंसी हम जिसे कहते हैं, जीव मुद्रा जिसे कहते हैं, और इसी के माध्यम से ये क्या देता है, एटीपी देता है। तो अगर आप आंसर देखेंगे इसमें देखो केंद्रक है, केंद्रक नहीं करता, केंद्रिका काम नहीं है, गोल्जी बॉडी। तो राइट आंसर जो है कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आप देखेंगे भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और यहां पे दे रखा है प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी। तो देखो प्रोटीन की कमी से रतौंधी नहीं होगा, वसा की कमी से भी नहीं होगा, विटामिन बी, बेरी। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा है, विटामिन ए, रतौंधी। बच्चों के अंदर पाई जाने वाली बीमारी, रात्रि के समय अगर हम बात करते हैं, जो बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो ये होगी आपकी कौन सी, रतौंधी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है एड्स, अगर हम बात करेंगे HIV वायरस, एड्स की अगर हम बात करेंगे, अभी असाध्य बीमारी जो चल रही है, तो क्वेश्चन जो है वो है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो एड्स जो डिजीज है हम बात करेंगे उसमें क्या होता है, कौन सा सिस्टम, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या प्रतिरक्षा तंत्र है। अभी अगर हम बात करेंगे साइंस फील्ड में, अगर मेडिसिन फील्ड में अगर बात करेंगे, 2 ऐसी बीमारी हैं जो असाध्य हैं। एक तो बात करेंगे कौन सा, एड्स, और एक हो गया कौन सा, कैंसर। और अभी तक इसमें कोई ज्यादा विशेष उल्लेखनीय जो है अभी रिसर्च नहीं हुई है। और आप देखें बहुत ज्यादा संख्या में जो है पेशेंट है जो है जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अगर इसमें अगर बात करेंगे एड्स है, एड्स में होता क्या है, एड्स बीमारी जो है उसमें क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो HIV के कारण ये बीमारी होती है। और इसमें जो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं, इसमें केवल प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र डैमेज होने के कारण ही पेशेंट की क्या होती है, डेथ होती है। तो ये हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन है वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। तो ये जो आंसर है वो कौन सा है, जलजीवशाला नहीं होगा। उसके बाद है म्यूजियम, अगर बात करें संग्रहालय नहीं है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नहीं है। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, टेरियम। टेरियम जो है राइट आंसर इसका होगा। अब बात करते हैं रेशेदार मूल का है, क्वेश्चन जो आया है रेशेदार मूल का उदाहरण है। तो आप ये देखेंगे रेशेदार मूल का जो उदाहरण है सरसों, चना, मक्का, गाजर। तो इसमें आप बात करें किसकी, रेशेदार मूल की। तो राइट आंसर जो होगा, सरसों नहीं है, चना नहीं है, गाजर नहीं है, राइट आंसर कौन सा होगा, मक्का। मक्का है, मक्का के अंदर क्या पाई जाती है, रेशेदार मूल पाई जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा गया है, संक्रामक रोग हैजा होना का कारण है। तो देखो हैजा अगर हम बात करेंगे, जैसे पहला देखा क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, नहीं, टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है, जीवाणु है। और इससे कौन सी बीमारी, टिटनेस होती है, तो टिटनेस तो नहीं होगा। अच्छा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ये भी नहीं है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तीनों के तीनों अगर हम बात करेंगे, हाँ,
तो ये जो लेप्री है, कुष्ठ रोग है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, हैजा। हालांकि चारों ऑप्शन जो दे रहे हैं चारों चारों जीवाणु है, बट राइट आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, विब्रियो कोलेरी। कोमा सैप में कोमा के आकार का क्या पाया जाता है, जीवाणु जो इंटेस्टाइन को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। तो यहां पर जो है हैजा, इसका जो आंसर जो होगा वो होगा कौन सा आपका, विब्रियो कोलेरी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है विद्यार्थियों, ये है क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या दे रखा है, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन जो है सिंपल सा है। तो ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो जीव जंतुओं को भी क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जंतु और पेड़ पौधे यानी प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्या करते हैं, ग्रहण करेंगे। तो ऑप्शन देखो, एक तरह का सर्वहारी, एक तरह का शाकाहारी, मांसाहारी और परभक्षी। शाकाहारी नहीं हो सकता, मांसाहारी केवल और केवल जंतुओं को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परभक्षी नहीं होगा, राइट आंसर वो कौन सा है, सर्वाहारी। तो सर्वहारी जो जंतु होते हैं वो पादप, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं दोनों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये देखिए यहां पे पेनिसिलिन हम बात करेंगे। पेनिसिलिन नामक जो औषधि है बात करेंगे यहां पे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पूछा है, तो पेनिसिलिन जो है मेडिसिन जो बनाई जाती है, यहां पे पेनिसिलिन है। तो क्वेश्चन जो है वो है पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त होती है, किससे होती है, जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक। और राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, कवक। पेनिसिलियम नोटेटम उससे जो है औषधि बनती है, उसे क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन। तो ये जो है पेनिसिलिन नोटेटम अगर बात करेंगे कवक है, और इस कवक से जो औषधि बनाई जाती है उस औषधि का नाम क्या है, पेनिसिलिन। अब बात आती है मेंढक है, मेंढक का लार्वा, मेंढक है, मेंढक की लार्वा का वयस्क में रूपांतरण जो जाता है इसे कहते हैं कायंत्रण, और ये कायंत्रण होता है। तो देखो अंडा है, प्यूपा है, लार्वा है। तो अगर बात करें लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हम बात करेंगे जो मेंढक है, मेंढक के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो लार्वा अवस्था से परिवर्तन हो जाता है कौन सा, वयस्क अवस्था। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण। और कायंत्रण जो है उसके लिए उत्तरदायी किसे मानते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन है, एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रोथ हार्मोन जो है कायंत्रण नहीं करता। अगर बात करें एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है, संकटकालीन परिस्थितियों में काम आता है, परंतु कायंत्रण से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इंसुलिन अगर बात करेंगे, इंसुलिन का भी कोई रोल कायंत्रण में नहीं होता। तो राइट आंसर जो कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है। मेंढक का जो लार्वा है उसका जो कायंत्रण अगर हो रहा है, लार्वा का वयस्क अवस्था में जो रूपांतरण जो हो रहा है उसके लिए जो उत्तरदायी माना जाता है वह कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब बात करते हैं कॉटन या कपास जो अगर बात है, कपास का बहुलक है रेयन, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज नहीं है। यहां से आप ये देखेंगे चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्पष्ट रूप से देखने से पता चल जाता है राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेलुलोज। इसके बाद आता है निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सी गैस पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप ये करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं प्राकृतिक से बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए पूछ रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी है, पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ रहा है, तो जो है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो पूछ रहे हैं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया, CO2। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उस घटना के लिए जो उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है आपके, CO2। सिंपल से क्वेश्चन जो है रीट में पूछे जाते हैं। बस जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, कई बार ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर देते हैं और यहाँ पे इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी की जनक कौन है। एक तरफ दे रखा है कौन सा, लेमार्क, फिर दे रखा है कौन सा, अरस्तु, उसके बाद थियोफ्रेस्ट, उसके बाद आ गया कौन सा, चार्ल्स डार्विन। लेमार्क नहीं है,
उसके बाद हम बात करेंगे थियोफ्रेस्ट नहीं है, उसके बाद करेंगे थियोफ्रेस्ट बॉटनी में माना जाता है, चार्ल्स डार्विन भी नहीं है, और जो राइट आंसर है वो कौन सा, अरस्तु। अरस्तु जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। पुष्प नहीं है, अंडाशय नहीं है, परागकोश नहीं है, अगुणित अवस्था में केवल एक संरचना पाई जाती है, और वो जो संरचना है वो कौन सा है, युग्मक। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा है, निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है कौन कौन सी है। तो देखो पेनिसिलियम दे रखा है, साल्मोनेला दे रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है लाभकारी। अगर बात करेंगे लाभकारी ऐसे जीवाणु जो मनुष्य को फायदा पहुंचाते हैं लाभकारी के लिए, तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम, ये अगर बात करें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बेस पर अगर देखेंगे तो राइट आंसर कौन सा आ गया, उपयुक्त सभी। जठर रस की हम बात करेंगे। जठर रस है, जठर रस में इस क्वेश्चन पे शायद बोनस मिला था जो एग्जाम में जो हुआ था। तो क्वेश्चन है जठर रस में होते हैं, अगर बात करेंगे जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, तो मेनली अगर बात करें जठर रस में जो होता है एक तो होता है कौन सा, पेप्सिन, और एक हो गया कौन सा, रेनिन। मेन जो आंसर है इसमें जो आंसर जो माना जाता है वो कौन सा, जठर रस में दो ही होते हैं, एक तो होता है कौन सा, पेप्सिन, एक हो गया कौन सा, रेनिन। ये दो आंसर है, परंतु ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पेप्सिन रेनिन जो है बार बार रिपीट हो रहा था, और यही जो कारण है इसी कारण आप देखेंगे बात करेंगे तो है पेप्सिन रेनिन है, इसी कारण इसमें जो है बोनस मिला था। तो राइट आंसर जो अगर इस बात करेंगे अगर दो ऑप्शन होते हैं कौन सा, पेप्सिन रेनिन, तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो सही माना जाता। तो जठर रस में जो होते हैं वो कौन से, पेप्सिन और रेनिन। इसके बाद आता है निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, कौन सा होगा, राइट आंसर इसमें कौन सा, मैग्नीज। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए 2011 से 2022 तक जो है अभी तक जो रीट एग्जाम आयोजित हुई है, और उसमें बायोलॉजी में कौन कौन से जो क्वेश्चन है, संभावना बनती है क्या मालूम, इस बार जो मेन एग्जाम इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, और रिपीट होने की स्थिति में आप क्वेश्चन गलत नहीं करें, तो इसलिए जो छोटा सा प्रयास है। पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्रावन करती है। तो अगर बात करेंगे सर्टोली सेल स्पर्म कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, म्यूकस नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, इसका जो आंसर है कौन सा, लैडिंग सेल। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, लैडिंग सेल। इसकी बात हम करते हैं 19वां जो प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे हैं। तो प्राकृतिक रेशे में कपास भी आ रहा है, ऊन भी आ रहा है, सिल्क भी आ गया, राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आता है किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है। कृष्टि उंगलियों की समान संरचना जो पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है अगर बात करेंगे, और ये जो संरचना जो पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है, राइट आंसर होगा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कृष्टि पाई जाती है। 21वां प्रश्न जो है विद्यार्थियों आप लोगों के लिए, कीटाहारी पादप बात करेंगे। कीटाहारी पादप कौन सा है, ये जो क्वेश्चन आया कब आया, 2017 में आया भाई। ये जो क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट जो आता है कौन सा, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, डोट्स। तो डोट्स है, डोट्स इसका लघु स्वरूप है। अगर हम बात करेंगे तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट पाथ अगर बात करेंगे, तो यहां अगर आप देखें प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार योजना नहीं है, अच्छा दूरस्थ नहीं है, तो ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा होगा, ए। इसमें दे रहा है प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार लघु पथ। तो अगर बात करेंगे डायरेक्ट, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट पाथ जो है वो दे रखा है। शॉर्ट टर्म अगर बात करेंगे ये जो है, तो प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार लघु पथ, ये जो ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए डॉट्स का सही आंसर होगा। इसके बाद आता है कौन सा भोजन का समूह, ये क्वेश्चन 2017 में वापस रिपीट हुआ है एक बार। आप देखिए कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। तो आप देखें अनाज, मेल, दालें नहीं है। इसके बगैर हम बात करेंगे सब्जियां, फल, दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछलियां। लेकिन एनर्जी जो देने का काम कर, कैलोरी में जो देता है वो कौन सा, तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। इनसे जो एनर्जी है कैलोरीज के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलती है।
उसके बाद है ल्यूटिनकारी हार्मोन। अगर हम बात करेंगे ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ये एक तंत्रिका हार्मोन नहीं है भाई। ये ग्राफिक प्रोटीन से स्रावित होता है, ये भी नहीं है। अच्छा, एफएसएच के साथ संक्रमण क्रिया दर्शाता है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा? ये लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पाद के लिए उद्दीप्त करने का काम ये करता है। तो ये राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए। बात आती है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। बहुभ्रूणता नहीं है। अच्छा, अनिषेक जनन ये भी नहीं है। संगत जननता ये भी नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? विषम युग्मन। और ये क्वेश्चन 2017 का जो है, आप मैंने 2011 से लेके अभी ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं 2017 रीट वाले एग्जाम में उसमें आए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर नहीं है। टीके का आविष्कार किया रॉबर्ट हुक। कोशिका का आविष्कार किया रॉबर्ट कोच भी नहीं है। और जो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर इसका सेक्शन बात करें 4 ऑप्शन ए बी सी डी, तो राइट आंसर वो कौन सा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद है वायरस जनित रोग। अगर हम बात करें वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, तो टाइफाइड नहीं है भाई। टाइफाइड अगर बात करें जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया अगर बात करेंगे प्रोटोजोआ जो है। डायरिया अगर बात करेंगे ये भी नहीं है। तो वायरस जनित अगर आता है, वायरस जनित अगर कोई बीमारी है तो वायरस जनित रोग है वो कौन सा है? दस्तवरिया भी नहीं है, ये मलेरिया भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है। आंसर जो होगा सेक्शन सी, रेबीज। इसके बाद हिस्ट खमीर का एक उदाहरण है। अगर हम बात करेंगे हिस्ट जो होता है किसमें होता है? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है? नहीं भाई। अगर बात करेंगे हिस्ट है वो किसका प्रारूप है, किसका उदाहरण माना जाता है? कवक का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला नहीं है, बांस नहीं है, नागफनी नहीं है। आंसर जो होगा कौन सा? सॉलिडेलेना। सोल्डेलेना जो है वो जो है राइट आंसर इसका माना जाएगा, जो है शीत आवास के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि सही मिलान आपको करना है। जहां एक तरफ आपको क्या दे रखा है? बीमारी दे रखी है क्षय रोग, दूसरी तरफ जो आपको दे रखा है कौन सा? उसके आंसर दे रखे हैं जीवाणु जो है। देखो अगर बात करेंगे क्षय रोग दे रखा है, उसके बाद कौन सा? टाइफाइड दे रखा है, कुकर खांसी दे रखा है, छोटी माता है। क्षय रोग अगर बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस, तो इसे क्या बोलते हैं? कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस, ये ऑप्शन होगा। इसको आप डायरेक्ट यूं कर लें। अच्छा, टाइफाइड अगर हम करेंगे तो देखो राइट आंसर जरा सेकंड में जो ऑप्शन है वो कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। कुकर खांसी अगर बात करेंगे तो कुकर खांसी किससे होती है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। अब बच की कौन सी? छोटी माता। तो छोटी माता के लिए जो राइट आंसर होगा कौन सा? वेरिसोला। तो 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन आपको मिलाने पड़ेंगे। तो क्षय रोग के लिए कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड है उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्स मानते हैं? कौन सा? हालांकि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये होता है। उसके बाद टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी, कुकर खांसी के लिए बॉर्डेटेला पर्टुसिस, और उसके बाद छोटी माता इसके लिए कौन सा है? वेरिसेला जोस्टर। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में तो आ गया डी, उसके बाद सेकंड में आ गया कौन सा? ए, और थर्ड में आ गया कौन सा? सी, और फोर्थ जो आंसर है उसके लिए जो है बी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब बात आती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय नहीं है भाई, अंतःस्रावी, अधिवृक्क, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ग्रंथि पूछिए, राइट आंसर कौन सा हो गया? यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब बात करते हैं मादा मानव में निषेचन क्रिया कहां होती है? योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय। तो अंडवाहिनी जो होती है उसमें अगर बात करें ओविडक्टस में फैलोपियन ट्यूब जो है वहां पे जो है मानव जो है मानव में मादा मानव की अगर बात करेंगे निषेचन क्रिया होती है। अब बात करते हैं हाइड्रा में सामान्य एलेगिजन का प्रकार है, तो बीजाणुजनक, द्विविखंडन, बहुविखंडन। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा? मुकुलन। मुकुलन है, मुकुलन के माध्यम से जो है अलैंगिक जनन होता है। हॉटस्पॉट, तृप्त स्थल अगर हम बात करेंगे, और ये जो शब्द जो सामान्यतः काम में लिया जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए लिया जाता है, और ये जो शब्द लेने वाले जो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल नहीं है, टेंसली नहीं है, ये दो आंसर जो होते हैं वो ज्यादा नजदीक लग रहे हैं, वाल्टर सी रोसेन और नॉर्मन मेयर्स, ये जो है। तो राइट आंसर जो जाएगा वो कौन सा? नॉर्मन मेयर्स है। इन्होंने हॉटस्पॉट जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं, हॉटस्पॉट उनको काम में लिया। और बात करेंगे इंडिया में जो हॉटस्पॉट है ना, तो जो अगर बात करेंगे नॉर्मन में देखो हॉटस्पॉट का अगर जो काम में लिया वो कौन सा? पश्चिमी घाट जो होते हैं अगर बात करेंगे वहां पे हॉटस्पॉट इंडिया में 2 हैं,
काम में लिए जाते हैं। तो नॉर्मन मेयर्स ने क्या किया है, जो हॉटस्पॉट शब्द का जो है काम में लिया जाता है, और ये जो शब्द काम में लिया जाता है बायोडाइवर्सिटी, जहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी जो होती है वहां पे लिया जाता है। तो भारत में जैसे हम पश्चिमी घाट करते हैं, एक जाना माना क्या माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी जो है हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट के लिए जो आंसर जो होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, नॉर्मन मेयर्स। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, भूमि भ्राव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण, जल में निस्तारण। तो राइट आंसर होगा कौन सा, भस्मीकरण। भस्मीकरण जो है तकनीक है, यह तकनीक है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक काम में ली जाती है। अब बात करें निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, होमी जहांगीर मामा, सीवी रमन, तीनों के तीनों साइंटिस्ट अगर बात करेंगे फिजिक्स फील्ड से माने जाते हैं। राइट आंसर है वो कौन सा है, वाइल्ड लाइफ में जिन्होंने काम किया वो है कौन सा, डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली इसका कौन सा होगा राइट आंसर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में स्वरूपन तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा कौन सा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में इस प्रकार का जो है पाया जाता है। लाइसोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, गोल्जी कोई है, गोल्जी बॉडी अगर बात करेंगे राइट आंसर। अब बात करते हैं वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में, आप बात करें ऊपरी जबड़ा जो है अपरजा है, अगर बात है इसमें हम बात कर रहे हैं चौनक दांतों की संख्या 2, 4, 6, 8। राइट आंसर कितना होता है, कितनी संख्या होती है, अगर बात करेंगे ऊपरी जबड़े में चौनक जो होते हैं उनकी संख्या कितनी, 6। किस समूह में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव समूह सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा नहीं है, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव जो है शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आप आगे देखो, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। तो निषेचन क्रिया है, निषेचन के बाद एक विकसित और परिपक्व अंडाशय को कहते हैं फल। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, कौन से नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसके बाद है पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पार्विक अम्ल विघटन होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में विघटन होना ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने किया, तो गोल्जी, तो साइंटिस्ट का नाम है कौन सा, कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे जो है अगर बात करेंगे, इनका जो नाम, इन्हीं के नाम पे जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने क्या किया, नामकरण किया है। रॉबर्ट हुक नहीं हो सकता, रॉबर्ट ब्राउन नहीं हो सकता, इन्होंने कोशिका की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर बात केंद्र की खोज की थी, ल्यूवेनहॉक सजीव कोशिका के बारे में बताया था। जो तो राइट आंसर जो बनता है वो कौन सा जाता है आपके, कैमिलो गोल्जी। इसके बाद करते हैं कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी नामक रोग होता है। यहां अगर बात करेंगे कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी नामक रोग होता है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये नहीं है, डिप्थीरिया के लिए माना जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगर इसकी बात हम करेंगे तो ये जो है लेप्री जो है डिजीज उसके लिए माना जाता है, कुष्ठ रोग है। नाइसेरिया गोनेरिया ये प्रजनन संबंधी से क्या हो जाता है, रोग है। राइट आंसर जो होगा कौन सा, बोर्डिटेला पर्टुसिस। अब बात आती है मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं कौन से प्रकार की होती हैं। तो यहां देखो विद्यार्थी दो क्वेश्चन जो हैं, एक तो श्वेत ग्रंथियां और एक है स्तन ग्रंथियां। यहां पे तो दोनों के ऑप्शन जो हैं आप ध्यान से सुने। श्वेत ग्रंथियों की अगर बात करेंगे तो मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां जो प्रकार होती है वो कौन से प्रकार होती है, एक्राइन। एक्राइन प्रकार में इसको क्या माना जाता है, माना जाता है। तो मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां जो होती है उनका जो प्रकार होगा वो कौन सा आ गया, एक्राइन। उसके बाद होगा बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी, रिकेटस। रिकेटस जो है अगर बात करें विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी और सी से स्कर्वी, आंसर जो होता है वो कौन सा, रिकेटस ये माना जाता है। इसके बाद है कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अगर हम बात करेंगे ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा आ गया, हाइड्रा। हाइड्रा है, हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस द्वारा अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणुओं के परिपक्व को नियंत्रण करता है। टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कोई रोल नहीं है।
अच्छा, एडीएच है, अगर बात करें जल का पुनरावसन से संबंधित माना जाता है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। ग्रोथ हार्मोन, अगर हम बात करेंगे हार्मोन, ये देखो तो ग्रोथ हार्मोन जो है बोन्स है, मसल्स है, ग्रोथ से रिलेटेड माना जाता है। तो राइट आंसर अगर बात करेंगे फॉलिकल्स के लिए अगर माने जाएंगे, स्पर्म ओव्यूम के लिए अगर माना जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो कौन सा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है अंडाणु के परिपक्वन के लिए उत्तरदायी आंसर उत्तरदायी होगा। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, एफएसएच होगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यौन संचारित रोग का उदाहरण। एक, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है डिजीज, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें जो बताया सेक्सुअल डिजीज कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखा कौन सा, टीबी, कैंसर, गोनेरिया, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया नहीं है, कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है, यहाँ पे एकमात्र जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, गोनेरिया। अब बात आती है यहाँ पे, आप देखें निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं। अगर आप ये देखें, असंक्रामक रोग है, एड्स संक्रामक रोग है, कोरोना संक्रामक रोग है, जुकाम सामान्यतः कांटेक्ट में क्या आ जाती है। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा, कैंसर। कैंसर है वो असंक्रामक रोग है। उसके बाद आता है कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण या जो है निर्माण कौन सी अवस्था में होता है। तो सेल डिवीजन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, कौन सी स्टेज के अंदर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और ऑप्शन दे रखा है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज थर्ड। तो अगर हम बात करें तो प्रोफेज सेकंड थर्ड नहीं, राइट आंसर जो होगा वो कौन सा आ गया, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म अगर बात करें, जीवाश्म झांकी अगर हम बात करेंगे तो ये ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत, राइट आंसर होगा, नवीनीकरण नहीं होगा। इसका जो आंसर जो है वो कौन सा है, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, ये माना जाएगा। इसके बाद में कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है, यौन रोग है सुजाक भी अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर जो होगा कौन सा हो गया, नाइसीरिया गोनेरियाई। तीनों ऑप्शन जो है अगर बात ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया, लेप्री नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा गया, नाइसीरियाई जो है, नाइसीरिया गोनेरियाई जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है, अभी मैंने को आपको जो है श्वेत ग्रंथि के बारे में आया था, अब आ रहा है मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है। अगर बात करेंगे मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है। फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड है उसके कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे एपोक्राइन दे रखा है, मीरोक्राइन दे रखा है, अगर बात करेंगे होलोक्राइन दे रखा है, एक्राइन दे रखा है। तो राइट आंसर जो होगा कौन सा, एपोक्राइन। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा होता है। तो ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से कौन सा, रिकेटस। पूछा कौन सा सी, तो आंसर जो होगा कौन सा, स्कर्वी, विटामिन सी से। अब बात आता है कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। तो किसमें होती है। अब बात करें पिकाइटिन है, जैगोटिन है, डिप्लोटिन है, डाइकाइनेसिस है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें अगर बात करें प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो इसमें जो सिनेप्सिस प्रोसेस जो होता है किसके अंदर होता है, जाइगोटीन के अंदर ये प्रोसेस माना जाता है। अब बात आता है भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन, अगर बात करें एमपीटी, अगर बात करेंगे मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, अगर बात करें एमपीटी जो है ये कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो कब गई थी, 47 नहीं, 48 नहीं, 60 नहीं। आंसर जो है इसका कौन सा, 1971 को जो है चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी जो है लीगल जो है अगर बात करेंगे कानूनी स्वीकृति क्या की थी, प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहां है। तो CDRI है। कहां पे है CDRI, अगर बात करेंगे लखनऊ जो है, लखनऊ में जो है इस प्रकार की जो है सहेली गर्भ निरोधक गोलियों को विकसित करने वाला संस्थान जो है बात करेंगे लखनऊ ये है। अंतिम जो प्रश्न आता है वो है रबी की फसल का उदाहरण है मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, गेहूं। कौन सा है, गेहूं। तो विद्यार्थियों ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, वे विद्यार्थी जो कि रीट जो है लेवल सेकंड मेन एग्जाम जो एग्जाम दे रहे हैं, तो एक एनालिसिस है आप लोगों के बीच में, ये क्वेश्चन ले कि जो आया है उसका एक एनालिसिस है। इस प्रकार की जो क्वेश्चन है सिंपल जो क्वेश्चन है आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा जो है ध्यान केंद्रित करना है। प्रश्नों को आपको क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है कि प्रश्न है
किस प्रकार के ऑप्शन को आपने देखना है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न को ऊपर से पढ़ते हैं, जो ऑप्शन की तरफ गौर नहीं करते, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि सिली मिस्टेक नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंपटीशन हम देते हैं, रिजल्ट आता है तो पॉइंट्स रहते हैं। इसका कारण यही है कि थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए जो है एक आगे बड़ी जो है बाधा बन जाती है। सिली मिस्टेक हमें जो है आगे बहुत ज्यादा दिक्कत या रुकावटें प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो है ये 59 की जो क्वेश्चन आपको बायोफील्ड से मैंने प्रदान किए हैं, आपको दिए हैं। आगामी एग्जाम में संभवतः है, मे भी पॉसिबल है कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप जो है गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है। तो विद्यार्थियों, अंतिम आपको एक बार फिर जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जो है अपनी मंजिल को प्राप्त करें और हमारा जो गाइडेंस है आपको निरंतर इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो इसी शुभकामना के साथ, शुभेच्छा के साथ कि आपने जो सपने सुझाए हैं, आपने जो आपका जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के निर्धारण हेतु तो जिस प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस हम आपको दें और आप अपनी जो अथक प्रयास, अपने परिश्रम, लगन मेहनत से आप जो है अपनी जो सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।